प्लस के बाद में चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, तो फिर वहां कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। बोलो बात समझ में आ गई कि ना आ गई? जैसे देखो नमहे प्लस ते, तो बता प्लस ते पहले कहा है? प्लस के बाद कहा है? तो संधि कौन सी है गई? बताओ समझ में आ गई कि ना आ गई? विसर्ग संधि है गई कि ना है गई? जैसे राम है प्लस अपि, तो प्लस से पहले कहा है? प्लस के बाद कहा है? तो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो भी कौन सी संधि होगी? बताओ बात समझ में आ गई कि ना आ गई? सीख गए ना? अब बात आती है प्रकार। तो यानी मैं अब लिखता हूं कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर विसर्ग संधि तीन प्रकार की होती हैं। क्या प्रकार की हो में भैया? नंबर एक देखो, पहली संधि है आपकी सत्व विसर्ग संधि। इसमें क्या होता है? विसर्ग का सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ भाई? विसर्ग का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी है उत्व विसर्ग संधि। कौन सी है? उत्व विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का उ होता है। नंबर 3 ऋत्व विसर्ग संधि। इसमें क्या होता है? विसर्ग का रा होता है। क्या होता है? रा हो जाता है। ये आपकी 3 प्रकार की संधि है भैया। कैसे? विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर। यानी यहाँ पर विसर्ग सतु में विसर्ग का सा हुआ है, परिवर्तन हुआ है। यहाँ विसर्ग का उ हुआ है और फिर ये उ पहले वाले आ में मिलकर ओ बनता है, वो समझाएंगे, ठीक है? पर विसर्ग का तो उ होता है ना। यहाँ पर विसर्ग का ऋतु संधि में विसर्ग का रा होता है। तो ये 3 प्रकार की संधि होती है विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर, ठीक है? और अन्य में आते हैं आपके लोप विसर्ग संधि। अब इसमें क्या होगा? इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें विसर्ग का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। एक होती है दीर्घ लोप विसर्ग संधि। दीर्घ लोप विसर्ग बोल सकते हैं या रलोप विसर्ग बोल सकते हैं उसे हम। रलोप विसर्ग। इसमें भी क्या होता है? विसर्ग का लोप होता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो ये विसर्ग संधि में हम 5 संधि पढ़े हैं भैया। समझ में आ गई? ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे इन 5 ने। व्यंजन की 5 पढ़ ली, अब विसर्ग की 5 अन्य पढ़ेंगे। यहां तक लिख लें पहले। लिखो मैं भाषा बोल रहा हूं। सबसे पहले आपने विसर्ग संधि डाल रही ना, तो पहले डालो नंबर 3 विसर्ग संधि।
और अब साइड हेडिंग परिभाषा दे के लिखो, बोल रहा हूं मैं। साइड हेडिंग परिभाषा लिखिए, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो वहां विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कहते हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब जैसे करके इन उदाहरणों को ताल लो, फिर एक लाइन छोड़ के साइड हेडिंग प्रकार देना और इसी प्रकार से लिख लेना और सबको ताल लो, यानी पांचों तक। हाँ, पहले डायग्राम बना लो, परिभाषा के नीचे डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद में इसी प्रकार उदाहरण ये उतारो। तत्व विसर्ग संधि इतने तो टाइम चल रहा होगा, हम दुनिया भर को काटना और पड़ेगा सब। सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि, इसका सूत्र है भैया, ध्यान दो, विसर्जनीय से। अब ध्यान देना, विसर्जनीय से, विसर्जनीय से ध्यान देना अब, है ना। इस संधि के सत्व विसर्ग संधि है, इसका सूत्र है विसर्जनीय से। समझो ध्यान से कि यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग प्लस से पहले होना चाहिए विसर्ग, ध्यान दो ना एक एक शब्द को, प्लस से पहले क्या होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में होना चाहिए कोई खरवर्ण। क्या होना चाहिए, कोई खरवर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो फिर विसर्ग को हो जाएगा का सा, का हो जाएगा, उसे हम सत्व विसर्ग संधि। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यूं समझो पहले तो कि विसर्ग तो आवे, खरवर्ण आवे कि ना आवे, खरवर्ण जाने कि ना जाने। खरवर्ण कौन कौन से अक्षर है में, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। मैं प्रत्येक संधि में वो लिखता हूं इनने, बाकी समझा पहले दियो टॉपिक। वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और सा सा सा, ये 13 अक्षर कहा के लाएंगे, खरवर्ण। तो यानी प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए और बाद में कोई खरवर्ण होना चाहिए, तो फिर वो संधि कौन सी होगी, सत्व विसर्ग संधि। तो फिर वह बनाएंगे तो विसर्ग कायम बदल देंगे सा में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब सुनो भाई, सार है में हमारे 3, सार है में हमारे, अब कौन से सा में बदलेंगे, कौन से सा में बदलेंगे, जरूर तो ये कि सा में बदले ना 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 ना, फिर मामला खराब कर देंगे तुम भाई। एक ही में थोड़ी बदलेंगे, क्योंकि देखो वर्ग का पहले दूसरे अक्षर है। जैसे अब दूसरा नियम डाल के देखो, मैं समझाऊं तुम्हारे काज है, एक डायग्राम बनाऊंगा। खर वर्णों के अनुसार, खर वर्णों के अनुसार इस प्रकार है। किस प्रकार, कैसे, कैसे भैया, अगर विसर्ग के बाद में ता और था आवे, अगर विसर्ग के बाद में चा और छा आवे तो क्या है जावेगो, तालब सकार। अगर विसर्ग के बाद में टा और ठा आवे तो क्या है जाएगो, मूर्धन सकार। अगर विसर्ग के बाद में सा सा सा, जौन सो सा आवेगो तो विसर्ग को बुई सा 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 हो जाता है। ईसा आवेगो त्यागो ईसा है जाएगो, सटकोट आवेगो तो सटकोट है जाएगो। बोलो समझ में आ रही ना आ रही। और ता था आवेगो तो कह जागो, कह जागो दंत सकार। भाई या को विवाह यही तो हो तो ये गो, या को विवाह याते कराओ तो तालब सकार आगो, और टा ठा को विवाह कौन कराओ हमने, मूर्धन सकार थे, तो विसर्ग की जगह मूर्धन सकार आगो। अब रियो भैया का और खा और पा और पा, ये आएंगे तब भी क्या है
दंत सकार ई चला देवे उनको काम। समझ में आ गई नहीं आ गई? इनको विवाह ना हो हमारी चला दो काम। वैसे लिख दियो मैंने यहाँ पे मूलतः दंत सकार में परिवर्तित होता है। तो मूलतः तो यही में है सलेट में, बाकी फिर खर वर्णों के अनुसार ये हिसाब से होंगे। सीख गए ना सीखे? कोई दिक्कत? एक बार दोबारा देखो, सत्व संधि का सूत्र क्या है? विसर्ते प्लसते पहले क्या चाहिए, बाद में क्या चाहिए? तो विसर्ग को कहा जाएगा। तो खर वर्ण में अक्षर कौन कौन से रहे? वर्ग का पहला दूसरा वर्ण सा सा सा। बात समझ में आ गई? तो अगर अब कौन से सा में होंगे तो मैंने नोट डाल के लिख दिया, विसर्ग मूलतः दंत सकार में परिवर्तित होता है, लेकिन खर वर्णों के अनुसार इस प्रकार है कि अगर विसर्ग के बाद में ता था, का खा और पा फा, अगर इनमें तो कोई अक्षर हुए तो विसर्ग बदल जाओ काई में, सलेट वाले सा में। विसर्ग के बाद चा और छा हुए तो विसर्ग बदल जाओ सलगम वाले सा में। अगर विसर्ग के बाद में टाठा हुए तो विसर्ग बदल जाओ षटकोट में। विसर्ग के बाद में सासा हुए तो बुई सा में बदल जाओ जामे होगो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सीख गए ना? उदाहरण देखिए, देखिए जैसे नमहे प्लस ते, तो बताओ विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला अक्षर हते के ना है, खरवर्ण हते के ना है, और ताए तो फिर विसर्ग को क्या करेंगे? कौन सो सा? दंत सकार। नमस्ते। बोलो सीखे कि ना सीखे? जैसे राम है प्लस चे, बताओ विसर्ग का क्या होगा? इधर देखो, ध्यान दे बोर्ड पे, विसर्ग का क्या होगा? कौन सा सकार होगा? जल्दी बोलो। तालब सकार। क्यों होगा? क्योंकि आगे का है चा, तो का है वेगो? रामश्चे। सीखे ना सीखे? धनु प्लस टंकार, तुम बताओ विसर्ग के बाद में का है? ता। भर का पहला अक्षर है ना, हरवर्ण हते ना, तो विसर्ग को सा है वेगो। कौन सा सा है वेगो? मूर्धन सकार। तो का बनेगो? धनुष। समझ में आ गई कि ना आ गई? सीखे कि ना सीखे? नमहे प्लस कार, बताओ कहाँ है? तो मूलतः दंत सकार में परिवर्तित है वेगो, तो विसर्गो का है वेगो सासलेट। नमस्कार। सीखे ना सीखे? पुनः प्लस, और बोलो। हाँ और बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हैं? देवा प्लस है तत्र, मुनि प्लस तू, योजक है प्लस तत्र, दू प्लस साहस। देखिए बना देंगे अपने आप। तो विसर्ग के बाद चाहे तो क्या बनाएंगे? तालब सकार। पुनश्चे देवा प्लस तत्र, विसर्गो का है वेगो? कौन सकार है वेगो? जल्दी बोलो, इधर ध्यान दे बोर्ड पे। दंत सकार। तो का है वो? देवास तत्र। बोलो सीखे कि ना सीखे? मुनि प्लस तू का है वेगो? मोनी से तू। योजक प्लस तत्र का बनेगो? योजक। का लगाऊं? सलेट वालो सा तत्र। बोलो सीख गए कि ना सीख गए? दो साहस। देखो दू विसर्ग को बुई सा है वेगो, क्योंकि सामने का आए हुए सा। सीख गए ना सीखे? आगे समझ में? लिखो तो परिभाषा लिखो फटाफट। लिखिए, यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद कोई खरवर्ण आए, यदि विसर्ग के बाद कोई खरवर्ण आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो विसर्ग का सा हो जाता है, उसे सत्व विसर्ग संधि कहते हैं। उसे सत्व विसर्ग संधि कहते हैं। संधि के सामने सूत्र जरूर लिख लिया करो, बहुत से लिखे ना है। सामने लिख रहा है सूत्र।
पहले संधि का नाम, फिर सूत्र, फिर परिभाषा, फिर डायग्राम। संधि कहते हैं, सत्व विसर्ग संधि कहते हैं। अब एक लाइन छोड़ के डायग्राम बनाओ, फिर एक लाइन छोड़ के या उतार लियो खरबंद है, फिर एक लाइन छोड़ के नोटे उतार लियो, और फिर यह डायग्राम बना लीजिए या नोट के नीचे ऐसे ऐसे कैसे बना लीजिए, और फिर यह डायग्राम बनाने के बाद में फिर उदाहरणों को उतार लेना।